तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो एक सिविल लॉ का पार्ट है, या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक पार्ट है। मतलब कि ये उस लॉज के, सिविल लॉज की फैमिली है। मतलब ये जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल है? सिविल लॉज पर एप्लीकेबल। इट इज अ रेमेडियल स्टैट्यूट। ये एक प्रोसीजरल लॉ है, बट इसके कुछ प्रोविजन जो है वो क्या है? सब्सटैंटिव इन नेचर है। स्पेसिफिक रिलीफ रिफर्स टू द रेमेडी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट टू एनफोर्स अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें क्या है? इसका मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि जो कोर्ट है वो क्या करेगी? एनफोर्स करेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो जो सामने वाली पार्टीज के जो भी ऑब्लिगेशंस होंगे उनको फुलफिल करवाने के लिए क्या है हमारे पास? SRA है हमारे पास, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। It is a discretionary remedy granted by court and is aimed at ensuring justice in cases where monetary compensation is not an adequate solution. Specific Relief Act governs principles and procedures for granting specific relief. तो ये क्या बताता है? हमको principles बताता है और procedures, इसलिए हम क्या कहते हैं? एक procedural law। अगर question आता है MCQ में कि ये procedural law है कि substantive, so we will mark it procedural law. Okay. Next, in simpler terms, specific relief pertains to a legal recourse provided by a courts to enforce a particular obligation or secure a specific performance from a party involved in a civil dispute. Okay, it represents a discretionary remedy. ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो रेमेडी को प्रोवाइड करवाए या ना करवाए। aimed at ensuring justice in situation where monetary compensation proves insufficient, जहां पे कि monetary compensation देने से वो जो victim है या जिस पार्टी को डैमेज हुआ है उनके लिए मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट सफिशिएंट, तब कोर्ट क्या ऑर्डर करती है? डिस्क्रिशनरी रेमेडी यूज करके क्या ऑर्डर करती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दोस कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करती है। ठीक है। The Specific Relief Act 1963, a statute of Indian origin, governs the principles and procedures concerning the grant of specific relief. It delineates the various forms of specific relief and sets forth the condition under which such reliefs may be granted. और हमको conditions बताता है कि किन conditions में हमको relief मिलेंगे। ठीक है। मीनिंग एंड नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? तो अभी तक जो पढ़े थे वही है। स्पेसिफिक रिलीफ इज अ रेमेडी टेलर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ डिस्प्यूट। इट्स गोल इज टू प्लेस द अफेक्टेड पार्टी इन द पोजीशन दे वुड हैव ऑक्यूपाइड इफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हैड बीन एग्जीक्यूटेड। की हमको क्या है हमारा गोल? कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता तो जो हमारे अफेक्टेड पार्टी है उनका पोजीशन क्या होता? हमको उनको उस पोजीशन पे ले जाना है, जिसके लिए रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड करता है रेमेडी। दिस may entail compelling a party to fulfill their contractual obligations or restraining them from engaging in wrongful conduct. नेचर क्या है इसका? नेचर भी हम लोग कुछ हद तक देख चुके हैं कि पहली बात क्या है, ये इक्विटेबल रेमेडी प्रोवाइड करता है, रूटेड इन प्रिंसिपल्स of fairness and justice rather than rigid legal rules. It is discretionary with the court weighing various factors including the contract's nature, parties' behavior and the feasibility of enforcing the relief before granting it. Scope of specific relief है कि किन जगह पर specific relief act is applicable. It is extensive, encompassing a wide array of contractual and civil dispute. कहाँ applicable है? Civil disputes and contractual disputes. It applies to various scenarios including contracts for property, sale or lease, partnership agreements, intellectual property disputes, trust specific performance and contract breaches. ठीक है? So contract, property dispute, trust and trustees, tortious acts, intellectual property and other circumstances. Okay. नेक्स्ट वी विल सी द रेंज ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की क्या चैप्टर्स हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या कहाँ दिया है, और हर एक सेक्शन को वी विल डील इन दिस होल प्लेलिस्ट. ओके, so let's see the range here. So there are 3 parts. Okay, part 1, 2 and 3. So how many parts are there? There are 3 parts. How many chapters are there? So there are 8 chapters. Are you looking here? There are 8 chapters. Okay, and how many sections are there? So there are 42 sections. ठीक है. So part 1 में हमारा प्रिलिमिनरी सेक्शंस दिए हुआ है, सेक्शन 1 to 4 तक है. पार्ट 2 का नाम है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ
ठीक है, what are the specific relief? So there are 7 types of specific relief provided under the whole act. यहाँ पे 6 chapters है, section 5 से 35 तक हमारा क्या है, part 2, 5 to 35 part 2, and then पार्ट 3 कहां से कहां तक है, 36 to 42 हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट्स याद हो गए हैं, है ना। अब आता है चैप्टर 1, दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। चैप्टर 2 इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Chapter 3 is rectification. Chapter 4 is rescission of contracts. Chapter 5 is cancellation of instruments. Chapter 6 is declaratory decrees. Preventive relief हमारा है पार्ट 3 का चैप्टर, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, दैट इज इंजंक्शन, दैट इज इंजंक्शन जनरली एंड परपेचुअल इंजंक्शन। क्लियर? सो ये रेंज को याद रखना इज मस्ट। नेक्स्ट पार्ट 1 आज हम लोग पूरा कंप्लीटली डील करेंगे, दैट इज प्रिलिमिनरी सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 1 to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी सेक्शन 1 विच इज वेरी इजी, दैट इज दिस एक्ट को क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहा जाएगा 1963 का, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कहा जाएगा। इसका एक्सटेंड क्या है, होल ऑफ इंडिया, एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in the official gazette अपॉइंट, इस 2 को हटा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स। सेक्शन 1 के बाद वी विल सी सेक्शन 4, जो कि हमको ऑब्जेक्टिव बताता है ऑफ द होल एक्ट। ये क्या बताता है हमको, ऑब्जेक्टिव बताता है ऑफ द होल एक्ट, ठीक है। क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws. penal laws के लिए हमारे पास ऑलरेडी लॉ है, सिविल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट करने के लिए हमारे पास है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मियर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, सिविल लॉज, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 दैट इज डेफिनेशन क्लॉज, ऑब्लिगेशन, जिसमें कि बेसिकली 4 डेफिनेशन है, ऐसे हम लोग देखें तो 5 है। पहला है ऑब्लिगेशन, है ना, आपका क्या कर्तव्य, आपके क्या दायित्व है, दैट इज इंक्लूड्स ड्यूटी एनफोर्सिबल बाय लॉ, वो आपका क्या हो गया, ऑब्लिगेशन। देन नेक्स्ट इज सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस इंस्ट्रूमेंट, सेटलमेंट हो जाता है, हम लोग कहते हैं ना राजीनामा हो गया है, दैट इज सेटलमेंट। तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारा डेफिनेशन है, जिसको पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा पार्ट, वेयर बाय से पढ़ेंगे। फिर ये जो एक्सेप्शन है, ये जो विल और कोडिसिल है, दिस इज द एक्सेप्शन पार्ट, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज सेटलमेंट, सेटलमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में होता है, ठीक है, जो कैसे होता है, राइटिंग में होता है, whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टीशन का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम जो कि डिवॉल्व हो चुके हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उनका सक्सेशन कहाँ हो गया है, डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, यानी कि कहाँ हो गया, नेक्स्ट जनरेशन पे हो गया। अब वहां पे हम सेटलमेंट कर लिए कि हाँ ये हिस्सा 1/2 इसको जाएगा, ये हिस्सा 1/2 इसको जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। सो या तो डेस्टिनेशन मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, वो आपको मिल गया है, या तो आपका डिवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्या, पार्टीशन का। नेक्स्ट इज ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट, सो हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ अ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दैट एक्ट। ट्रस्टी मीन्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। एंड इसका नेक्स्ट जो ई क्लॉज है वो ये कहता है कि जिन वर्ड्स का डेफिनेशन यहाँ नहीं दिया है उसको कहाँ से माना जाएगा, ऑन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्ट और ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पे भी दिया है उसको वहां से हम मानेंगे, ठीक है, उसका डेफिनेशन। सेक्शन 3 सेविंग क्लॉज है, जो क्या कहता है, हाँ, और जो सेक्शन 4 था उसमें एक्सेप्शन क्या था, विल और कोडिसिल। विल और कोडिसिल आपका सेटलमेंट में नहीं आता है, ठीक है। हमारा आता है सेविंग्स, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन, की क्या चीजें को सेव किया गया है कि हम किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं करेंगे और अफेक्ट नहीं करेंगे। पहली बात तो इन चीजों को अंडरलाइन करिए, डिप्राइव नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे। किन चीजों से डिप्राइव नहीं करेंगे, राइट टू रिलीफ से डिप्राइव नहीं करेंगे, और क्या चीज उनका अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये चीज उनका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? So this is all about from my side in regards to part 1 of specific relief act. In further videos we will discuss about the later parts, that is part 2 and part 3. I hope कि आपको part 1 समझ आया होगा और introductory part जो बहुत ही simple है, I hope कि आपको समझ आया होगा। Thank you.